अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। आज का अखबार गर्मा गर्म खबरों के साथ और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से बाज़ तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बाज़ बेगरज उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज़ से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए। तो तू देखता है कि ज़मीन बंजर और खुश्क है, फिर जब हम उस पर बारिश बरसाते हैं तो वो उभरती है। ये सूरह हज की आयत नंबर 5 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। और जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा कि आज अखबार भरा पड़ा है गर्मा गर्म खबरों से। बिलावल भुट्टो जरदारी है, तकरीरें कर रहे हैं, खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी बयानात दे रहे हैं। ये तमाम तर खबरें हम बुलेटिन अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे और फिर प्रोग्राम के बाद चूँकि बुलेटिन में भी इन्हीं खबरों का सिलसिला जारी रहता है तो दिन भर का रूटीन यही होता है। नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहना तो हमारा काम है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बयान के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मुखालिफिन दावे किया करते थे और निकला क्या। झूठ बोलने, गालियां देने, पगड़ियां उछालने वाला लीडर नहीं हो सकता। ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का। जमहूरियत बचाने के लिए शेर की कुर्बानी देना होगी। चाचा इमरान बताएं, अंकल पाशा ने आपको कितनी मदद की। मुतालिबात ना माने तो जुडिशल कमीशन, हुकूमत दोनों ही नहीं चलेंगे। अगले साल इलेक्शन हो जाएगा। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जबकि एक और अहम खबर है इक्तिसादी राहदारी के हवाले से। शिमाली इलाका जात इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ सरगर्म नेटवर्क पकड़ा गया। 18 भारतीय एजेंट सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। धमाका खेज मवाद और हसास मुकामात के नक्शे भी इनसे बरामद हुए हैं। वज़ीर आज़म काबीना को बाईपास नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की हुकूमती अपील खारिज कर दी। और भी बहुत सी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से अहम खबरें हैं। मरियम नवाज के बयानात, कैप्टन सफदर क्या कहते हैं इस हवाले से और दीगर तमाम अहम खबरें आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रखेंगे और इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और गुफ्तगू का आगाज़ में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बयान से ही करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि झूठ बोलने वाला, गालियाँ देने वाला लीडर नहीं हो सकता है क्योंकि वो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं। यकीनन इशारा इमरान खान साहब की जानिब है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गुफ्तगू का अंदाज जो हमारे यहाँ अपनाया गया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ही गैर मुहस्सिबाना अंदाज है। पहले तो इस पे बात करें। इरफाना, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। मैं भी कल से जब से ये बयान जो है सामने आया, जब उन्होंने एड्रेस किया, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये नहीं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो इसलिए कि कल से ही ऐसा हुआ है, बल्कि कुछ अरसे से हमारे सियासत का अंदाज़ बड़ा गैर पार्लिमानी सा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसे महसूस होता है जैसे हम कोई किसी पार्लिमानी फोरम के लोग नहीं हैं ये, या किसी अच्छे सुलझे हुए फोरम के लोग नहीं हैं, बल्कि गली मोहल्ले के बच्चे हैं। उस अंदाज में देखें ना, टॉलरेंस जो है उसका लेवल जो है वो भी ज़ीरो पे हुआ है कि वो कहता है जी हट जाओ, मेरे लीडर ने बात करनी है, डाइस छोड़ दो। वो कहता है तुम क्या कैसे करा सकते हो, बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, और इससे भी ज़्यादा बड़े क्रूड किस्म की वर्डिंग जो है वो यूज़ हो रही है। बड़ा हिस्सा बनता चला जा रहा है कि जी हम फलां कमाइयाँ नहीं खाते, हम मज़ारों की कब्रें नहीं, कोई कमाइयाँ नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो बड़ी ज़ातियात पे उतरती चली जा रही है। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है अभी हमारे पॉलिटिशियंस इसको ब्रेक लगाएं। आम तौर पे हम ये कहते हैं इरफाना, अक्सर ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत करें, हमारे लीडर्स को चाहिए हमारे, ताकि अवाम का एतमाद जो है वो पार्लियामेंट पे बढ़े। पार्लियामेंट ऐसे ही मजबूत होती है ना कि अवाम समझें कि उनके मसाइल, ये ऐसा एक फोरम है जिससे हल हो सकते हैं। अगर आप ही नहीं समझेंगे कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं, आप ही गलियों का रुख करेंगे, फिर वहाँ पे क्रूड किस्म की बड़ी स्कील किस्म की ज़ुबानें इस्तेमाल करेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि लोग भी फिर उसी को अडॉप्ट करते चले जाएंगे और सियासत एक बड़ा अजीब सा रुख अख्तियार करती चली जाएगी। तो आप देखें, अक्सर ये कहा जाता है, हम ये अक्सर कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को मजबूत करें, तो हमें ये कहा जाता है जी आइडियल बातें ना करें, कई लोग ये समझते हैं। तो आप बताएं कि सड़कों पर आके मसाइल हल हो गए हैं क्या? ये जिसके लिए आप 2014 में
आए, धरने दिए, ठीक है, सड़कों पे आना, प्रोटेस्ट करना, स्ट्रीट पावर यूज़ करना, ये भी जमहूरियत का एक तरीक़ाकार है कि एहतजाज सबका हक है, बेसिक जो राइट्स हैं उनमें शामिल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को के ऊपर जो है वो अरसा ज़िंदगी को तंग कर दें, उनको गुजरने ना दें, जी हमने धरना दे के रखा हुआ, हमने शहर ब्लॉक करना है। फिर उससे उसका नतीजा ये होता है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है, आप जितना उसको इस तरफ लेके जाते हैं, आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो कम होता चला जाता है। फिर वो आपका टॉलरेंस लेवल जो कम होता है वो आपकी आम बोलचाल में, आपकी स्टेटमेंट्स में, आपके तर्ज अमल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो झलकता है, जो कि अब झलकने लगा है। आपने इतना उस लेवल पे ले गए हैं अपने जो है अपनी सियासत को, एक इतना बॉइलिंग पॉइंट पे ले गए हैं कि अब जो है वो आपका जो है वो जीरो टॉलरेंस हो गया है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है, बड़ी से बड़ी एब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। तो एक तो ये है कि आपको अब ये समझना चाहिए, इसकी एक वजह और भी है इरफाना, और उस वजह ये है कि हम पढ़ने लिखने से, किताबों से, इल्म से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए ये मानने वाली बात है, हम अक्सर बात करते हैं कि फलां हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है, फलां हमारे वो कर रहे हैं, वो दुश्मन है ना, दुश्मन का काम है कि वो साजिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी साजिश हम अपने खिलाफ कर रहे हैं, जो अपने नस्ल को, अपने जनरेशन्स को, अपने आप को इल्म से, किताबों से दूर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह दूर कर, देखें ना हमारे प्रोग्रामों में बड़ी जो है वो बड़ी सतही किस्म की बातें जो है वो आ गई हैं। अच्छा, कथा कलामी की मादत दिलावत साहब, हम पे अक्सर ये बात हमारे साथ की जाती है हमारे बारे में कि हम बहुत आइडियलिज्म की बात, आइडियलिज्म के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि है क्या। मैं असल मौजू की तरफ जरूर आऊंगी, मैं बात इसी हवाले से करना चाह रही हूँ कि जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि झूठ बोलने वाले, पगड़ियाँ उछालने वाले, इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले, गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले, तो आखिर ये लोग मौजूद हैं। और हमारी सियासत में तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत शिद्दत के साथ गलत ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत इंटेंस है। और जो जितनी ज़्यादा शिद्दत से गलत ज़बान इस्तेमाल करता है वो शायद उतना ही बड़ा लीडर शुमार किया जाता है। तो हम बात जो आइडियलिज्म की करें, आइडियलिज्म बुनियादी तौर पर है क्या? देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा है, अच्छाइयों का कोई एक मंबा, कोई एक मजमुआ, कोई एक पैकर ऐसा है जिसे आइडियल कहा जाता है। तो फिर आइडियलिज्म है क्या और हम उसे फॉलो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है। हम अक्सर जब बात करते हैं आइडियलिज्म की तो हम कहते हैं, कई हम में से लोग कहते हैं कि आपको रियलिस्टिक होना चाहिए जी, ये नहीं। लेकिन जब हम किसी अच्छी कोई मिसाल दे रहे होते हैं, हम कहते हैं वो मेरे आइडियल हैं, या हम ये एक आइडियल है, ये सेट किया जाएगा, ये एक बुनियाद है, इसको सेट किया जाएगा। देखें आइडियलिज्म और रियलिटीज जो है ये आपस में बड़ी मिली हुई हैं। वो एक साइंस एक कहते हैं कि साइंस जो है वो 2 + 2 4 बराबर है 4 का इल्म है, वो बड़ा मतलब रियलिस्टिक इल्म है। लेकिन उसकी बुनियाद भी आइडियलिज्म पे होती है। एक साइंसदान एक ख्वाब देखता है, फिर उस ख्वाब के ऊपर वो रियलिज्म की तामीर करता है। इसी तरह लीडर जो है, देखिए बड़ा मशहूर है मार्टिन लूथर का ये जुमला कि आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना। तो ड्रीम जो है वो ये इतना मशहूर है कि इस पे मतलब लिटरेचर की कई चीज़ें जो है वो लिटरेरी चीज़ें लिखी गई। तो ड्रीम जो है, ख्वाब जो है वो बड़ा बुनियादी चीज़ होता है। आप पहले ख्वाब देखेंगे फिर उसको हकीकत का रूप, ये भी नहीं है कि आप ख्वाब ही देखते रहें, एक ख्वाब देखें फिर उसको छोड़ें, दूसरा ख्वाब देखें, ये है एक बेकार किस्म का, ये आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म नहीं है। तो आइडियलिज्म ये है कि आप एक ख्वाब देखें, उसको अपने एंगल से उसको बेहतर और देखें कि उसमें क्या नकाइस हैं, उसको दूर करें, उसको पहले एक डिबेट करें, बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट करके, बहुत ज़्यादा सोच के एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं। आप ख्वाब देखते हैं कि आपने अमल कैसे करना है। बिल्कुल, उससे आपकी रियलिटीज शुरू होती है। तो अब वक्त आ गया है कि हमारे कौम भी, देखें ना, हम हर चीज कह देते हैं कि पॉलिटिशियन ये करें, गवर्नमेंट ये करे, ऑपोजिशन ये करे। बात ये है कि हमारे माशरे में जिस चीज की गुंजाइश होती है, ये इस बात को बड़ी समझने की जरूरत है। आज ये बड़ा अहम बात है ये कि एब्यूसिव होता जा रहा है हमारा माहौल जो है, बिल्कुल लोग जो है वो बड़े क्रूड किस्म की लैंग्वेज जो है हमारे पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? देखिए इसका एक साइको एनालिसिस अगर आप करें तो हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में जिस चीज की गुंजाइश होती है वही प्रिवेल करती है। अगर किसी चीज की गुंजाइश ना हो
तो वो प्रिवेल नहीं करती। इसका मतलब ये है कि हम लोग भी, हम सोसाइटी भी, हम आम लोग भी इस चीज की गुंजाइश पैदा करके हमारे पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं कि वो इस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करें। हमारे प्रोग्रामों के मेयार क्या होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल उसमें जो है वो जुगतबाजी, फक्कड़बाजी, उसको बड़ी अहमियत मिलती चली जा रही है। हम खुद भी सतही बातों की तरफ ज्यादा माइल हो गए हैं और इजी कम इजी गो वाली नेशन बनते चले जा रहे हैं। तो हमें ये वक्त है कि हम अपने आप को समझें। हमारे बहुत इसके लिए मीडिया को भी देखिए, मैं चूंकि मीडिया से बिलोंग करता हूं इसलिए जब भी ये बात होती है मैं अपने एहतसाब की तरफ आ जाता हूं। अपने सबसे इसके लिए मीडिया को भी चाहिए कि वो अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, उस तरफ ना जाने दें कि जिस तरफ लोगों को धकेला जा रहा है, बल्कि लोग अच्छे प्रोग्राम भी देखते हैं और उसकी भी एक रेटिंग होती है। चलें हम बात करें चूंकि सियासतदानों की जुबान के हवाले से और सियासतदानों के तर्ज अमल के हवाले से, जैसे जबान होगी वैसा ही तर्ज अमल भी होगा। हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह की आपकी सोच होगी वही आपकी जबान पर आएगी और जो जबान होगी वही फिर आपका तर्ज अमल बनता चला जाएगा। कल की आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर सुनी, कैसा रहा उनका जलसा, कैसी रही उनकी तकरीर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पिछले एक दो जो इन्होंने प्रेस के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है उसमें बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं बिलावल, लेकिन जलसे में मुझे अभी यूं लगता है जैसे उनकी अभी थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है उन्हें, कि एक तो ये है कि वो अब पॉलिटिक्स करें, ये अंकल चाचा इस तरह की चीजें जो हैं इनको मेरा ख्याल है खत्म करें। पॉलिटिशियंस में ना कोई चाचा होता है ना भतीजा होता है, वो पॉलिटिशियंस होते हैं। और वही हम जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना कि जबान का इस्तेमाल हम कैसा कर रहे हैं, एक सीरियसली चीजों को जो है वो ठीक है, जलसों में थोड़ा सा सीरियसनेस से हटके बयान बेराए बयान वाली चीजें भी शामिल हो जाती हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि आप की जो पॉलिटिक्स है आप उसको अभी तक ये मेंटेन नहीं हम कर पा रहे कि अब पीपल्स पार्टी को बिलावल संभाल रहे हैं, वक्ती तौर पे संभाल रहे हैं, या सचमुच उनमें वो एक जो है वो एक मतलब ऐसा रुझान है कि पीपल्स पार्टी के अंदर के उन्होंने सारे मामला बिलावल साहब के हाथ में दे दिए। ठीक है, सिंध की गवर्नमेंट में एक तब्दीली आई जिससे लोगों ने ये कहा कि शायद अब पार्टी के सारे मामला जो हैं वो बिलावल की तरफ चले गए, लेकिन बाकी उसी तरह स्टैंड स्टिल है। वक्त गुजरता जा रहा है, 2018 बड़ा करीब आ गया है, सुनने में आ रहा था कि जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं उनमें भी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, सारा कुछ, लेकिन वैसे ही स्टेटस को जो है वो प्रिवेल कर रहा है। मुराद अली शाह अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं, डायनेमिक हैं बड़े, लेकिन उनको देखते हुए वो हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनकी एक नौजवान कंपैरेटिवली नौजवान कॉपी नजर आते हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपने कुछ तरीकाकार जो है उनको अडॉप्ट करें और अपनी पार्टी का जो बड़ी नीचे की तरफ चली गई, लोगों का जो उसका ऊपर एतमाद जो है वो कम हो गया, तो आप उसको बढ़ाएं। ये नहीं है कि आप जज्बाती बातें करें। बिलावल के हवाले से भी कि आप, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे आके रो दें कि मुझे वालदा याद आ रही हैं या वालिद याद आ रही हैं और एक सिंपैथिक का वोट लेने की कोशिश करें जो कि पीपल्स पार्टी 79 से लेती चली जा रही है। तो आप उसकी बजाय, मेरा ख्याल है शायद कुछ लोगों को ये मेरी बात पसंद ना आए क्योंकि हम हर चीज को जो है वो बड़े इमोशनली भी देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बजाय हमें चाहिए या बिलावल को चाहिए कि आप कोई रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स में आए। ये इस तरह की बातें जो है इमोशनैलिटी, हम उनके साथ हैं, उनकी वालदा की शहादत पे हम उनके साथ हैं। बड़ी लीडर हमने भी खोई हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन का नुकसान हमने भी किया है, एज नेशन हमने एक अच्छे पॉलिटिशियन को बिल्कुल किया है, लेकिन ही विल हैव टू गिव something in a realistic terms as far as politics is concerned, as far as his government in the province is concerned. ठीक हो गया। अच्छा दिलावर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे हमने मुराद अली शाह साहब की बात की है, मुराद अली शाह का वज़ीर आला पंजाब का या किसी भी सूबे के हम वज़ीर आला की बात करें, हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा ये ट्रेंड डेवलप हो गया है कि वज़ीर आला खुद भाग दौड़ करते हुए नजर आते हैं। हमें नजर आता है जी वो उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, उसके बाद नजर आता है उन्होंने सड़कों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने जाकर देखा कि कचरा नहीं उठाया जा रहा है, इंतजामात सही नहीं किए जा रहे हैं, कूड़े करकट के ढेर। ये चीज करने के बजाय आपको नहीं लगता है कि अमली इकदाम की अगर हम बात करें तो उन्हें अपनी मशीनरी एक्टिव करनी है, उन्हें अपने सिस्टम को सही करना है, उन्हें उस इंतजामिया को एक्टिव करना है, ना कि वो खुद भाग दौड़ करें इसके लिए? इरफाना, आज तो आप बहुत अच्छे बड़े बुनियादी सवाल जो कि मीडिया में बहुत कम होते हैं,
आप वो रेस कर रहे हैं जो कि बुनियादी, ये हम लोग भी एडहॉकिज्म का शिकार हो गए हैं ना, कि अगर वज़ीर आला कचरा उठाने जा रहा है तो वहाँ क्यों पड़ा है, हम ये दिखाना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ अभी तक कचरा पड़ा है, जनाब वज़ीर आला साहब क्या कर रहे हैं। ये वज़ीर आला का काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। वज़ीर आला का काम या प्राइम मिनिस्टर का काम, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का या मुल्क का, उसका काम सिस्टम बनाना है। वो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे ताकि एक सिस्टम के चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाएं। एक्चुअली इसकी वजह भी जो है ना, वो हमारी जड़ों में एक बड़ी हीरो वर्शिप जो पड़ गई है कि हम लोग, वेस्ट ने तो सुपरमैन, बैटमैन इस तरह के कार्टून बना दिए और इस तरह की फिल्में भी बना दी, लेकिन हुआ ये कि वो हमने उसको बड़ी बुरी तरह अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ जो ये हीरो वर्शिप है, ये बहुत हद तक जो है हमारी ज़हनों में इतनी रासख हो गई है कि हमारा हीरो आएगा, वो एक हाथ से कूड़ा उठा के सारे के सारा शहर का ले जाएगा, दूसरी तरफ से ट्रैफिक जैम है वो एक ऐसे करेगा, सारी गाड़ियां जो बीच में प्रॉब्लम कर रही हैं उसको उठाएगा और फिर ऊपर फिजाओं में सुपरमैन की तरह गुम हो जाएगा। तो ये जो हीरो वाला कॉन्सेप्ट है, इसने सिस्टम को पनपने नहीं दिया। हमारे ज़हनों में भी, हमने भी जो सिस्टम को बनाएगा, जाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म काम करेगा। तो हीरो वर्शिप जो है वो जो कि अवाम में भी है, और फिर पॉलिटिशियंस भी देखते हैं कि इस तरह की भागदौड़ को अवाम बड़ा पसंद करते हैं कि आवर हीरो इज डूइंग समथिंग, गोइंग हियर एंड देयर एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन ए मोमेंट। ठीक है ना, 50 मिनट की फिल्म में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की जो हमारी एक नफ्सियात बन गई है, उसने हमें सिस्टम को नहीं बनाने दिया, उसने हमारी बनाने दिया, हमें शख्सियत परस्ती का शिकार कर दिया। शख्सियत परस्ती की ने हमें एडहॉकिज्म की तरफ धकेल दिया। अब हम, हमारे लोगों, हमारे जो डिक्टेटर आए, हमारे जो पॉलिटिशियन भी आए, उन्होंने भी एडहॉकिज्म को बड़ा पसंद किया कि चलो वक्ती तौर पे अवाम को खुश करो, फिर अवाम भी ये भूल जाए, हम भी ये भूल जाएं, और उसके बाद एक नया तमाशा शुरू हो जाए। ठीक है ना, एक तो हमें अपने बुनियादी मसाइल को याद रखना है, ठीक है ना, जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक तनाज़ात हैं। देखिए कितना अफसोस की बात है कि पिछले एक हफ्ते में इतने लोग हमारे कंट्रोल लाइन पे, वर्किंग बाउंड्री पे शहीद कर दिए इंडिया ने, हमारे दुश्मन ने, लेकिन मीडिया पे उनका जिक्र ही नहीं हुआ। कोई एक प्रोग्राम भी ऐसा मुफस्सिल नहीं था जो उस पे होता। हम सब धरने की तरफ लगे हुए थे, क्या बनेगा जी 2 नवंबर को, ये होगा या फलां होगा या फलां, इस तरह की बैटिंग जो है, मतलब ये कि हम, और फिर कश्मीर जो है वो उसको हम अब बिल्कुल फरामोश किए हुए हैं, और वहाँ पे सिलसिला वैसे ही जारी है, वैसे ही सेक्रीफाइसेस हो रही हैं। तो ये हम, एक तो ये है कि हमें अपने प्लान करना पड़ेगा, हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं, जो बिग इश्यूज हैं, उनको हमने फरामोश नहीं करना, मीडिया के जरिए अपनी आम रोजमर्रा जिंदगी के लिए उनको अलाइव रखना है। तो जब हम ये करेंगे तो फिर जाहिर है एक सिस्टम भी बनाएंगे कि भाई इनको किस सिस्टम के तहत लेके आना है। एडहॉकिज्म से बचेंगे। एडहॉकिज्म जो है ये कौमों को तबाह कर देता है। एडहॉकिज्म जो है ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि हम पानी के ज़खायर का सबसे बड़ा शिकार होते हैं, कमी का बातें करते हैं, लेकिन कालाबाग डैम वहीं पड़ा होता है। हम तवानाई के बहरान का शदीद शिकार हो जाते हैं, रोज बढ़ के लगाते हैं लोड शेडिंग की, लेकिन लोड शेडिंग वहीं पड़ी होती है। इसी तरह हम थाना कल्चर बदलने की बातें करते हैं, थाना कल्चर वैसा ही रह जाता है। ये जो एडहॉकिज्म की हम बात करें, कथा कलामी की बात है दिलावर साहब, एडहॉकिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे हमारी जबान में, आम जबान में हम डंग टपाओ पॉलिसी कहते हैं, ये डंग टपाओ पॉलिसी हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जिसे हम वक्ती फैसला करना कहते हैं, हम कहते हैं कि वक्ती तौर पर इस वक्त हमें ज़रूरी है कि हम ये फैसला इस तरह से कर लें। हम कब इस चीज़ को छोड़ेंगे और वक्ती फैसलों के नुकसान और उसके खुमियाजे को भुगतना छोड़ेंगे? ये वक्ती फैसलों का ही नुकसान भुगत रहे हैं आज हम जो भुगत रहे हैं, ये वही खुमियाजा भुगत रहे हैं जो हमने वक्ती तौर पर सोचा कि यार इस वक्त चीज़ें सही लग रही हैं, इस वक्त हम लोग ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और वो देखना शायद हम वो कभी देख ही नहीं पाते हैं, वो सोचना शायद हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे बदलेंगे हम अपनी। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछें कि 1 पॉइंट सोल्यूशन, तो मैं कहूँगा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल, अपने आप को एजुकेट करें, सही, अपने मसाइल, लोग आपको जो है वो फूल ना बना सकें, बेवकूफ़ ना बना सकें, बल्कि वो आप उनको समझें, वो आपको समझें। और उसके लिए आपको देखें ना, मैं अक्सर एक हवाला देता हूँ कि एक फ़िलासफ़र का कहना है कि जो आगे, ज़्यादा आगे तक, यानी फ्यूचर में भी वही ज़्यादा आगे तक देख सकता है जो ज़्यादा पीछे तक देखने का जिसको
पता हो कि ज्यादा पीछे क्या हुआ, यानी आप अपनी हिस्ट्री को देखें, माजी को साथ लेके चलना चाहिए, इस दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है ना, हाँ उस पर नजर रखें, क्या इवेंट्स हुए, कैसे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे जो है वो असल लीडरशिप क्या है और एडहॉकिज्म की लीडरशिप क्या है, जो वक्ती तौर पे लोगों को जज्बाती करके फायदे उठा के अपने फायदे जाती इसके लिए कौम को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, कौम को किताबों की तरफ आना पड़ेगा, कौम को पढ़ने की तरफ आना पड़ेगा। वरना हम अगर इसी तरह रहेंगे जज्बाती, तो कोई भी हमें जो है वो बेवकूफ़ बना के एडहॉकिज्म का वक्ती तौर पे जो है वो हमें वक्ती मसाइल को सामने ला के, जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, हमें जो है वो इस तरह करता रहेगा। अब देखें ना, बात ये है कि पनामा लीक्स की बात हुई, पनामा लीक्स में नाम आए प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के नहीं आए, तो अपोजिशन ने जो पॉलिसी अडॉप्ट, देखिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देना चाहिए, लेकिन वो कहाँ करें अपने आप को एहतसाब के लिए पेश, हमने इदारे ही नहीं बनाए परमानेंट, ऐसे जो इदारे हैं उन पे हमें एतमाद ही नहीं है, नैब है या कोई है, वो कोर्ट्स में रोज उनकी जो होती रहती है उनके साथ कि आपने ये प्ली बारगेन क्यों रखा हुआ है, प्लान क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना, अपनी मर्जी के इदारे बना दिए हैं, सिस्टम नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी क्या किया, वो इसको यौम तशक्कुर मनाना शुरू कर दिया कि जनाब जुडिशियल कमीशन बन गया। जुडिशियल कमीशन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको तो चाहिए था कि आप एक परमानेंट इदारे के लिए बात करते, आप ऐसी लाइंस ड्रॉ करते कि एक चले ये सारे इससे हम ये सबक सीखते, अपोजिशन बात करते कि जनाब हम अब आपकी जान छोड़नी नहीं है, अब हम वर्कआउट करेंगे, आप भी करें, हमारे साथ मीटिंग्स करें, बैठें और हम एक ऐसा एहतसाब का इदारा बनाएंगे जो किसी पर असरअंदाज, जिस पर कोई असरअंदाज ना हो सके, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। इस सिस्टम को अब हमने सबक सीख लिया है। पनामा लीक्स हो, फलां लीक्स हो, जो भी कल्प्रेट हैं या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एक्यूज्ड है, मुजरिम नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो वो बच निकलते हैं, जो भी मुजरिम भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आए, अब हमने ये सबक सीखा है कि हम एक परमानेंट इदारा हो, लेकिन हुआ क्या, वही जुडिशियल कमीशन जो हम 1951 से गालबन बनता देख रहे हैं कि लियाकत अली खान साहब की शहादत से लेके अभी तक उन्होंने कोई चीजें जो है वो कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है नहीं दिए ना। अक्सर तो कमीशंस की रिपोर्टें गायब हो जाती हैं, फिर उसके बाद अगर आ भी जाएं तो वो बेकार है। अब 20 साल के बाद पाकिस्तान टूट गया और हम कम अज कम मेरा ख्याल है कि 30 साल के बाद हम हमीदुर रहमान कमीशन 25-30 साल के बाद पब्लिक कर रहे हैं जनाब, ये नहीं ये उस वक्त जबकि लोग एक नस्ल जो है जवान हो गई और उस वक्त की नस्ल जो है बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से चले गए तो हम, और वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना किसी को सजा मिली ना किसी को जजा मिली। तो ये चीजें जो है ये परमानेंट नहीं है। निकलने के बाद लकीरें पीटने की आदि क्यों है, क्या वजह? उसकी वजह भी यही है ना कि हम पहले तो एक सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। तो जब एक चीज होती है जी, हाँ जी, अच्छा जी, आपको याद होगा, मैं बड़ी अहम बात इरफान, एक जुमले की बात है, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो है वो तालिबान का लीडर जो है वो वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो बात हुई कि उनसे वो जब उनको ड्रोन हमले में कोयटा में मारा गया और उनसे वली मोहम्मद का शनाख्ती कार्ड पास पड़ा मिला, तो उस वक्त ये सिलसिला हुआ जी हम इसको जो है वो ठीक कर देंगे सिस्टम, ठीक है ना। वही सांप निकला, उसके बाद हम उसकी लकीर पीटते चले गए। अब वो भी ठंडा पड़ा हुआ मामला, अगरचे अखबारों में इश्तारों में देख रहे हैं जी आप कराएं, ये कराएं, वो कराएं, कुछ भी नहीं हुआ। दबा देते हैं मामलों को, क्या वजह है, हमारी गलती कहाँ पर है? क्या हम भूल जाते हैं या हम दबा देते हैं? इसमें ना पूरी सोसाइटी का मसला है। अच्छा। एक तो हम चूंकि हम आदी नहीं है परमानेंट अपने इश्यूज को कि हम उस पर बात करें, तब वक्ती चीज़ों हमारे सामने आती हैं, वक्ती तौर पे हम खुद भूल जाते हैं, हम खुद फेड अप हो जाते हैं कि यार क्या है, बस ठीक है, अब कोई और बात बताओ, ठीक है ना, और कोई और तमाशा लगना चाहिए। मीडिया जो है दूसरे नंबर पे, मीडिया को चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम साथ करता रहे कि जो परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट करता रहे। वो भी नए नए ड्रामों की तलाश में होता है, नए नए सिलसिलों में, एक किया दूसरा छोड़ा, अवाम भी उस तरफ होते हैं जो थोड़ी सी उन्हें पुरानी लगे वो चैनल चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, या कोई तो एक चूंकि सिस्टम नहीं है तो जिसके जब सिस्टम नहीं होगा, देखे ना दो ही बातें हैं ना कि जो कौमें वक्त से नहीं सीखती, जो कौमें माजी से नहीं सीखती, जो कौमें अब इल्म से के जरिए अपने माजी में नहीं झांकती, वो फिर हादसात से सीखती हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि वक्त हम पे पड़ता है तो हम फिर क्यों करते हैं, तो चूंकि हम सीखते नहीं है माजी से, इल्म के जरिए नहीं सीखते, अपने हालात से नहीं सीखते, फिर हम पे जब मुसीबत पड़ती है तो हम
बिल्कुल ठीक है। और मुसीबत पड़ने के बाद भी हम वक्ती तौर पर उस मुसीबत का हल निकालते हैं, हम उसमें से मुस्तकिल निकलने के लिए इकदाम नहीं करते कि आइंदा वो मुसीबत हम पर ना पड़े। इसके लिए हम क्या करें? वही बात आ गई कि फिर हम बात यही करेंगे कि शायद एजुकेशन जरूरी है जो हमें दूर तक देखना सिखाए। देखें, इसके लिए हमें इट विल टेक टाइम। एक तो हमने अपने इदारों को एक सवाल थोड़ा सा मैं उसके बाद अगली खबर की जानिब बढ़ूंगी। हमने हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, बहुत अवेयर है हर चीज़ से, बहुत शऊर आगाही रखता है, लेकिन उसके बावजूद शायद हमारी एक मेंटालिटी ऐसी डेवलप हो चुकी है, एक नफ्सियात डेवलप हो चुकी है हमारी, कि हम भी चीज़ों को छोड़ देने के आदी हो चुके हैं कि बस ठीक है ये कौन सा ठीक होंगी, हम एफर्ट करने के आदी नहीं रहे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल सही है। एक्चुअली कुछ खामोश अक्सरियत है और बहुत बड़ी अक्सरियत है जो लोग समझते हैं कि मामला शायद इस तरह हल नहीं होंगे। और शायद आजकल के दौर में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड वही हैं और वही डिसअपॉइंट होकर वो ये कहते हैं कि यहाँ कुछ ठीक होने वाला है। इलेक्शन होता है, इतनी मीडिया हाइप क्रिएट होती है और 32% से ज़्यादा लोग वोट नहीं डालते। इसका मतलब 68% लोग भी हैं जो इस सारी एक्सरसाइज को फ्यूटाइल समझ रहे हैं। उनको भी एंगेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, वो इतना बड़ा एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, इंडल्ज ही नहीं है, तो आप कैसे फिर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे? उनको साथ मिलाना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, खुद से भी, ठीक है ना। सिर्फ चंद लोगों के हाथ में अपना मुस्तकबिल देके आपको ये अगर इस सोसाइटी में रहना है तो फिर इसके लिए आपको एक्टिव किरदार अदा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जुर्म कर रहे हैं, मैं भी, आप भी, या कोई भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसको इस माशरे ने इतना पैसे खर्च के इस रियासत ने उनको इस लेवल पे पहुँचाया है कि वो मास्टर्स किया है या कुछ किया है, तो अब वो अगर खामोश हो जाए, उसी रंग में रंगे जाए, तो ये जुर्म है, ठीक है ना। उनको एक सही बात के लिए लोगों को जो है तैयार करना पड़ेगा। दूसरा फिर मीडिया को करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो हमारी पॉलिटिशियंस को भी, ये नहीं है कि पहले दूसरा तीसरा नंबर है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये सबको इक्वल लेवल पे आगे आना पड़ेगा, इक्वल बुनियादों पे आगे आके सोसाइटी को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तैयार करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा, जो नाराज़ हैं या किसी वजह से मायूस हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, उम्मीद दिलाने होगी, तो फिर ये सिलसिले जो है। लेकिन इट्स ए लॉन्ग वे टू गो। ये नहीं है कि आज शुरू किया है तो वो कहता है ना कि जी जैसे गन्ने का रस निकालना है कि जी गन्ना तो मशीन में डाल दिया, रस क्यों नहीं निकल रहा या रस निकला है। वैसे जमहूरियत ये नहीं होता कि आपने अब चूंकि इलेक्शन करा दिए जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही। इदारों को फंक्शन करने में टाइम लगता है। मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ कि कोई चीज़ भी तोड़नी है, दरख्त काटना है, काट दे, 1 घंटा लगेगा, कट जाएगा, लेकिन उसको उस दरख्त बनाना है तो उसके लिए साल लगेंगे, ठीक है ना। इसी तरह घर तोड़ना है, कोई बिल्डिंग तोड़नी है, तोड़ दें, 15 दिन में टूट जाएगी, 1 महीने में टूट जाएगी, लेकिन उसको बनाने में साल महीने लग जाएंगे। चीजें बनने में टाइम लगता है, इदारों को स्टेबल होने में, स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। उसका वो टाइम हम देने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया भी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे हमारे पास वक्त की कमी हो गई है। कितने अफसोस हो गई है तो नहीं, कितने अफसोस की बात है इरफाना कि आप बात करते हैं कि जनाब बरतानिया में भी पनामा लीक्स पे एहतसाब हुआ, आयरलैंड में भी हुआ, फलां भी हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वो लोग किसी जुडिशियल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, वो लोग किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, वो पार्लियामेंटारी कमीशन के सामने पेश हुए। यानी अगर आप अपने इदारे को खुद मोतबर नहीं कर रहे, अवाम का एतमाद उस पर बहाल नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे समझते हैं कि जमहूरियत चलेगी? बिल्कुल ठीक हो गया। चलें इक्तिसादी राहदारी के हवाले से कुछ बात करते हैं। इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ सरगर्म नेटवर्क पकड़ा गया, 18 भारतीय एजेंट सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। नक्शे भी जब से ये CPEC का काम शुरू हुआ है और हमारी तरक्की के रास्ते कुछ खुलते हुए नजर आ रहे हैं, भारत जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया। क्या कहते हैं आप? बहुत फ्रस्ट्रेटेड है भारत, वो उसका बस नहीं चलता, वरना वो ये ज्योग्राफिया ही गायब कर दे CPEC वाला सारा, ठीक है ना। और उसके साथ दूसरे उसके फ्रस्ट्रेटेड पार्टनर जो हैं वो अमेरिकन हैं, वो मिले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये किसी काम की नहीं आएगी और ये बन के रहेगा। रीजनल फोर्सेस का फैसला है ये, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये रशिया, चाइना, ईरान, देखे ना, और किसी हद तक इसको अफगानिस्तान को भी ये चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जब रीजन बिल के एक चीज़ को आगे लेके जाता है तो फिर जो एक आधा मुल्क या इरिटेंट जो है
वो हायल नहीं हो पाता। तो ये तो बनना है, और इसके बजाय इंडिया को ये चाहिए कि वो इस पे फ्रस्ट्रेशन दिखाने के बजाय ये अब ये सोचना शुरू करे इससे वो क्या फायदा ले सकता है, ठीक है ना, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा मैं समझता हूँ। लेकिन चूंकि वो चर्बी वाला जानवर है और जहन से नहीं सोचता, जैसा कि इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा, टाइम्स ने उनकी फौज के बारे में लिखा, लेकिन ओवरऑल उनकी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल माइंडसेट भी ऐसा ही है कुछ, तो उनको चाहिए कि अब रियलिस्टिक होकर सोचे थोड़ा। बिल्कुल ठीक है। और चीन ने जो मोदी को कहा है कि आपको सीपैक के हवाले से जरा आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें, चीन के हवाले से क्या कहते हैं? चीन की पॉलिसीज भारत के हवाले से मैंने एक दो दफा पहले भी इस बारे में बात की, आपको नहीं लगता है कि चीन भारत के साथ वही रवैया इख्तियार करता है जो हमारे साथ अमेरिका करता है? देखें, बात ये है कि चीन जो है अमेरिका ने तो हमारे साथ हमेशा बिट्रे भी किया ना। तो चीन ने तो किसी के साथ बिट्रे नहीं किया, लेकिन ये कि वो जो रवैये में नरमी नहीं आती चीन की कभी भी। देखिए, पहली बात ये है एलियोर नहीं होता, भारत कुछ भी कर ले, लेकिन चीन बात ये इसमें ना एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारी ट्रेड पे ना चाइना ने जो है उसका कंट्रोल है, ठीक है ना, और ये बात भी इंडिया को फ्रस्ट्रेट करती है। जो दो बड़े मुल्क है इस वक्त, जो सबसे बड़ी ट्रेड जिन दो मुल्कों में है ना, वो इंडिया और चाइना है, जिनमें मोर देन 100 बिलियन, ये मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, 100 बिलियन की ट्रेड है। ये कोई भी दो मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी ट्रेड है, और उस पर सारी की सारी जो फिनिश गुड्स हैं, तैयार माल जो है, वो चाइना का इंडिया को इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई 85-90 बिलियन के 85 बिलियन तक, और बाकी जो 10-15 बिलियन डॉलर की चीजें जो चाइना इंडिया से मंगवाता है, वो सारी रॉ मटेरियल है जिसको वो तैयार करके इंडिया को बेचता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से, देखे ना, इंडिया चाइना ने तो नहीं किसी को कहा कि भाई आप चाह बहार में जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, आप हम रोकेंगे, आप जासूसी के नेटवर्क बना देंगे। ये हम चाइना और पाकिस्तान तो अपना काम कर रहे हैं, तो जो रास्ते में रुकावट डाल रहा है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया चाइना वाला कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं चाइना को आउट ऑफ द वे सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारी एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज हम अमेरिकन के साथ हैं तो चाइना को इग्नोर कर दें, आज हम चाइना के साथ हैं तो अमेरिकन को इग्नोर कर दें, या अपने आप को इग्नोर कर दें, या हम ये समझें कि अमेरिकन ने हमारे साथ बुरा किया, चाइनीज इसको ठीक करेंगे, चाइनीज ने बुरा किया, अमेरिकन ठीक करेंगे। हर कोई अपने अपने मफादात के लिए जाता है, चाहे वो अमेरिकन हो या चाइनीज हो। चाइनीज हमारे बड़े काबिल फख्र दोस्त है, लेकिन हमें चाइना ओरिएंटेड या अमेरिका ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसकी बजाय हमें पाकिस्तान ओरिएंटेड नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी देखें। आगे बात होगी ना, हमें वही काम करना चाहिए जो हमें हमारे यहाँ कोई नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी नहीं बनी, हम कभी इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं, तो इसका हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। है ना कि आज हमें इस वक्त से बेहतर लग रहा है, ताल्लुकात इससे बना लो, उसके बाद चाइना भी जो करता है वो अपने मफादात को पहले रख के करता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान अपने जी ये कोई दोस्ती फिल्म नहीं है कि जिन दोस्त के लिए मैं गोली खा लूंगा, इस तरह की जज्बाती चीजें नहीं है। वो हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, लेकिन वो अपने मफादात को और करना भी चाहिए, बराबरी की सतह पे चलता भी और चलाना भी चाहता है। अब ये पाकिस्तान को फैसला करना है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अब वक्त आ गया है, बहुत सारे जो चीजें, जैसे सिस्टम की बात की, नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी, मैं कहता हूं आप 15 दिन 20 दिन मुसलसल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं और उन्हें कहें कि अब हमने नेशनल इंटरेस्ट की एक पॉलिसी बना के उठना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का दिलावर चौधरी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसे दिलावर चौधरी साहब ने कहा कि हमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई पॉलिसी बनानी, और ये चीज़ हमारे हुक्मरानों के सोचने की है कि वो हुकूमत जो आज तक मुशीर खारजा नहीं बना सकी, मुशीर खारजा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि क्या उनको देने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी है। नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसी बनाना हुकूमत के लिए और किसी भी हुकूमत के लिए किस हद तक ज़रूरी है, किसी भी मुल्क के लिए किस हद तक ज़रूरी है, इस पर सोचना हमारे हुक्मरानों का काम है, जो उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।